नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव का दूसरा चरण होने वाला है। वही बचा है, बाकी सब चुनाव हो चुके हैं। 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और लोग सोच रहे थे कि उससे क्या कोई राजनीतिक उठापटक होने वाली है, बदलाव होने वाला है, सरकारें बची रहने वाली है, सरकारें बदलने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा धमाका हो गया है हिंदुस्तान की राजनीति का। एक बड़ा धमाका कहा जा सकता है। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो खबर थोड़ी थोड़ी सी चल रही थी, धीरे धीरे आ रही थी छन कर, लेकिन हो गया कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसमें से 6 पंजाब से। पंजाब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तो अगले साल वहां चुनाव होने वाले हैं और 6 ही राज्यसभा सांसद हैं, 6 के 6 आम आदमी पार्टी के। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वहां पर तो विधायक भी 2 हैं और सांसद हो गए राज्यसभा में 7। तो इस सब का क्या मायने है? बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। और फिर ये भी कह रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होगा। बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल साहब पे सवाल उठा रहे हैं कि उनकी जो डिक्टेटरशिप है, या वो नहीं चाहते कि कोई और बड़ा आदमी बने, इसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब वो लोग हैं जो सत्ता और दूसरे लाभ या डर की वजह से ये बदलाव किया। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली थी पार्टी, सब लोग जानते हैं। उसकी विचारधारा क्या थी नहीं थी ये तो नहीं पता, लेकिन आज आंदोलन से निकली भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक पारदर्शिता को लेकर और परिवारवाद को छोड़कर। 10-12 साल में पार्टी को इतना बड़ा झटका लग जाएगा, शायद इसकी उम्मीद कम लोगों को। आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से, बहुत गहराई से समझने वाले हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई अभय कुमार दुबे साहब है। अभय दुबे साहब को तो आप जानते हैं, समाज विज्ञानी भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं और लेखक हैं, और हिंदुस्तान की राजनीति को भी बहुत बारीकी से समझते हैं और उससे भी ज्यादा ईमानदारी से समझते हैं और उससे भी ज्यादा ईमानदारी से बोलते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको इतनी व्यस्तता के बीच में परेशान किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपका लेकिन हमेशा जब स्वागत। बात ठीक से समझना हो तो फिर बड़े भाइयों को तकलीफ देनी पड़े। चलिए। तो सर, ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी आज जिस स्थिति में खड़ी है, उसकी कई तरीके से कहानी लिखी जा सकती है। उसकी सफलताओं की, उसकी विफलताओं की, उसकी खामियों की, और आज जिस मुकाम पर वो आ गई है, उसकी कहानी कई दृष्टिकोणों से लिखी जा सकती है। एक दृष्टिकोण तो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी उसमें तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने छोड़ के चले गए, धीरे धीरे करके उनके अपने ही उनसे अलग हो गए, वगैरह वगैरह, इस तरह से की जा सकती है। एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि उनके आदर्श कुछ और थे और उनका जो राजनीतिक यथार्थ है उसके बीच में बहुत अंतराल था, उससे भी निराशा फैली। एक कहानी इस तरह भी लिखी जा सकती है, जो लोग भाजपा या कांग्रेस में नहीं गए, जैसे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या आशुतोष, ये लोग तो, हाँ हाँ, ये सब लोग तो भाजपा या कांग्रेस में नहीं गए। ये लोग तो बाहर ही रहे और कुछ समाज सुधार का काम करते रहे, जो जिसको अच्छी राजनीति समझते थे वो करते रहे, या घरों पे बैठ गए लोग। तो ऐसे लोग भी हैं। तो एक तीसरा एक दृष्टिकोण है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी में बहुत सी खामियां थी, जितनी मैं बताऊंगा उससे ज्यादा आप बता देंगे और आपसे ज्यादा कोई और बता देगा। अरविंद केजरीवाल में के नेतृत्व में भी बहुत सी खामियां थी, मैं भी बता सकता हूं, आप भी बता सकते हैं और लोग और भी बता सकते हैं। उन्होंने किस तरह उनकी सफलताएं कितनी शानदार थी, इसका तो इतिहास लिखा जा चुका है। जी। इतने कम समय में दिल्ली में उन्होंने 3 चुनाव जीते, पंजाब में इतना धुआंधार किस्म का चुनाव जीता उन्हें, और वो एक छोटी सी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए। हाँ, मतलब बहुत, अरविंद केजरीवाल की सफलताओं की कोई सीमा नहीं है, और अब देख के लग रहा है कि उनकी विफलताओं की कोई सीमा नहीं है। तो जाहिर है उनकी खूबियां भी बहुत होंगी और उनकी खामियां भी बहुत हैं। लेकिन मैं इस सामग्री से नहीं लिखना चाहता वो कहानी। मैं लिखना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का किरदार क्या था एक पार्टी के तौर पर, और भारत के पार्टी सिस्टम में उसका स्थान क्या था। भारत में एक पार्टी सिस्टम है ना, एक जो इंग्लैंड के पार्टी सिस्टम से अलग है, अमेरिका के पार्टी सिस्टम से अलग है। वहां 2 पार्टियां हैं और तीसरी पार्टी बन नहीं सकती वहां पर।
अमेरिका में 2 पार्टियां हैं अनंत काल से, और तीसरी पार्टी कई बार पार्टी बनाने की कोशिश की, अब तो कोशिश भी करना बंद कर दिया लोगों। जो कुछ बाहर भी लोग जो पैदा होते हैं वो इन्हीं पार्टियों में जगह बना लेते हैं अपनी, जैसे ट्रंप ने बना ली। ट्रंप कोई रिपब्लिकन पार्टी में तो ना पॉलिटिक्स करते थे, वो तो बाहर थे पार्टी सिस्टम के। हाँ, ट्रंप में बना ली और रिपब्लिकन पार्टी के नेता बन गए और 2 बार राष्ट्रपति बन चुके। भारत में वास्तव में एक बहुदलीय लोकतंत्र है जिसमें लगातार पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, बनती होती हैं, खत्म होती रहती हैं पार्टियां। लेकिन इस बहुदलीय लोकतंत्र में, जिसमें पार्टियों की संख्या इतनी है कि आप गिन नहीं सकते, 2 कैटेगरी हैं बड़ी पार्टियों की। एक है राष्ट्रीय पार्टी, इसमें 2 पार्टियां हैं केवल, भाजपा और कांग्रेस, तीसरी कोई पार्टी है नहीं। चुनाव आयोग ने बहुतों को मान्यता दे रखी है, मैं उनको राष्ट्रीय पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टियां 2 ही हैं केवल। आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, इन पार्टियों का कार्यकर्ता मिल जाएगा, नाम लेने वाला मिल जाएगा, सफलता विफलता की कहानियां मिल जाएंगी, सब कहानियां मिल जाएंगी। हाँ, दूसरी कैटेगरी है जो 70-80 के दशक में खड़ी हुई, वो है क्षेत्रीय पार्टियों की कैटेगरी। ये पार्टियां भाषा, संस्कृति और जातीयता आधारित पार्टियां हैं। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, आपके पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उड़ीसा में क्षेत्रीय पार्टी है, कई बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो काफी मजबूत हैं। और वो एक तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी क्षेत्रीय पार्टी जैसी है। उत्तर भारत का होने का मतलब ये नहीं कि वहां क्षेत्रीय पार्टी नहीं हो सकती, दोनों क्षेत्रीय पार्टी है, अपने प्रदेशों से बाहर उन लोगों को कोई स्थान नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी है क्षेत्रीय पार्टियों की, शक्तिशाली है, सत्ता की दावेदार है, और उनको अपनी उससे हटाना, वो विपक्ष में भी रहती हैं तो मूल नंबर 2 पे वही रहती हैं, हटाना बड़ा मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। आम आदमी पार्टी जब आई तो उसने एक तीसरी कैटेगरी क्रिएट की, तीसरी कैटेगरी पैदा की, और वो तीसरी कैटेगरी ये थी कि वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी, वो एक शहर आधारित पार्टी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय थी, और उसने उस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतारने के लिए भरपूर प्रयास किए। बार बार वो मुंह के बल गिरी, बार बार उसको मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने बाद में दिखा दिया कि वो एक से अधिक राज्यों की पार्टी है। उसने दिल्ली और पंजाब में अभूतपूर्व सफलता हासिल की, गोवा में उसका हस्तक्षेप था, उसका गुजरात में हस्तक्षेप था, उसका हरियाणा में हस्तक्षेप था, और कई राज्यों, और जिन राज्यों में उसका हस्तक्षेप नहीं था उन राज्यों में भी उसके नाम की आहट थी, गूंज थी कि भाई ये पार्टी कभी आ सकती है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने संगठन बनाने की कोशिशें शुरू की, मतलब उनका दिमाग खुला हुआ था, वो कोई एक क्षेत्र में बंद के रहने वाले लोग नहीं थे, वो किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं थी, वो किसी एक मजहब या एक धर्म की पार्टी नहीं थी। इसके बावजूद भी, यानी उसके पास जो स्टार्टिंग जमा पूंजी थी उसकी, वो जाति, मजहब और समुदाय की नहीं थी। इसके बावजूद भी उसे राजनीति में पिछले 10-12 साल में बहुत सफलताएं प्राप्त, और वो सफलताएं उसने भाजपा और कांग्रेस की कीमत पर प्राप्त की, उनके साथ प्रतियोगिता करके प्राप्त की। कांग्रेस को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन भाजपा को भी कई जगह उन्होंने आगे बढ़ने से रोक दिया उसने, और लगातार भाजपा के लिए भी वो खतरा बन गई। एक इस तरह की पार्टी थी वो, ये तीसरी कैटेगरी थी, जो क्षेत्रीय नहीं थी ना राष्ट्रीय थी, लेकिन राष्ट्रीय बनने की इसमें महत्वाकांक्षा थी, और वो लगातार ये संदेश दे रही थी, मजबूत संदेश दे रही थी कि वो कभी भी एक वास्तव में बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, और एक पहचान के दायरे में नहीं बांध सकते थे आम आदमी पार्टी। तो ये चीज कांग्रेस को भी बहुत नापसंद थी और भाजपा को भी बहुत नापसंद थी। मैं व्यक्तिगत कारणों की तरफ से नहीं कह रहा कि मोदी जी उनसे बहुत नाराज थे कि वो मोदी जी के खिलाफ कपिल मिश्रा का उन्होंने भाषण दिलवा दिया था, मोदी जी बहुत नाराज थे कि उन्होंने अडानी वाला भाषण दे दिया था, ये सब मैं नहीं जा रहा हूं उसमें। इस तरीके से कहानी तो लिखी जा सकती है, या कांग्रेस उनसे बहुत नाराज थी कि दिल्ली में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, गुजरात में कांग्रेस की दुर्गत कर दी वगैरह वगैरह, पंजाब में हरा दिया कांग्रेस को है। लेकिन ये जो पार्टी सिस्टम के अंदर उसका जो किरदार था आम आदमी पार्टी का, वो अलग था, और वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बेचैनी का सबब था। ये दोनों पार्टियां लगातार चाहती थी कि इस पार्टी को खत्म किया जाए। आपस में बहुत झगड़ा है कांग्रेस और बीजेपी का, उस झगड़े की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये एक प्रश्न है, इसमें दोनों एक मत है एकदम, न केवल एक मत है बल्कि उनमें जुगलबंदी भी है। वो जुगलबंदी घोषित अघोषित है, अघोषित है, हाँ, और घोषित भी है। जैसे कि
पिछले पंजाब में पिछले चुनाव में उन्होंने सरकार बना ही ली। उससे पिछले वाले चुनाव में जब ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है चुनाव में, तो अमित शाह ने एक इंटरव्यू मैंने खुद सुना था कि भाई अगर एक पार्टी आगे बढ़ रही है तो हम उसको बढ़ने से कैसे रोक सकते। 10 साल पहले की बात है। बीजेपी भी सत्ता में आई थी उस वक्त। हाँ, बीजेपी की भी शुरुआत थी सत्ता में। तो मुझे लगा कि भाई वास्तव में ये कह रहे हैं कि एक आदमी कांग्रेस और उत्तर और पंजाब में भाजपा का कोई बहुत ज्यादा आधार वगैरह है नहीं, और वहां पे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो ये उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं गलत था, और ये उस गलती का एहसास मुझे जल्दी हो गया, और आज तक उस गलती का एहसास है। भारतीय जनता पार्टी ने चतुराई से अपना हिंदू व्यापारियों का जो जनाधार था पंजाब में, उसके वोट कांग्रेस को दिलवाए और आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतने से रोक दिया, और अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनने का एक बार फिर मौका दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस ने उन्हें अर्जी दी थी कि आप हमें ये वोट दे दीजिए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के लिए ये तो बीजेपी को तय करना था कि भाई हम कांग्रेस की सरकार बनने से हमारा ज्यादा नुकसान है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने ज्यादा नुकसान है। कांग्रेस तो उसकी पारंपरिक प्रतिद्वंदी है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी नई प्रतिद्वंदी है। इसकी कांग्रेस की सीमाएं वो जानती है, आम आदमी पार्टी की सीमाएं तो कोई नहीं जानता। आम आदमी पार्टी खुद भी नहीं पता था उन सीमाओं का। तो ऐसी स्थिति में वहां देखिए साफ तौर पे जुगलबंदी, और ये सिफोलॉजिकल डेटा बताता है कि आम आदमी पार्टी को पहली बार पंजाब में चुनाव जीतने से रोकने में कांग्रेस और भाजपा की एक जुगलबंदी काम कर रही थी, वोटों को शिफ्ट करने के मामले में। अब आइए दिल्ली की राजनीति में। दूसरी बार चूंकि आंधी चल रही थी तो कोई जुगलबंदी चल नहीं सकती थी, तो सभी उड़ गए उस आंधी में। तो अच्छा, अब आइए आप दिल्ली में चारा घोटाले की रिपोर्ट पहले कंप्लेंट किसने लिखाई? कांग्रेसी नेता ने लिखवाई, बीजेपी ने नहीं लिखवाई। उस कंप्लेंट के ऊपर, उस शिकायत के ऊपर सीबीआई की जांच का आदेश किसने दिया? भाजपा के एलजी ने दिया, और एक ऐसा मुकदमा चलाया गया, एक ऐसी गिरफ्तारियां की गई, एक इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया पूरा का पूरा, जो अदालत में आरोप स्थापित करने के स्तर पे भी नहीं टिक पाया, मुंह के बल गिरा। अदालत ने कहा कि मुकदमा ही चलने काबिल नहीं जी, सारा झूठा था। आज की तारीख में तुम प्रमाणित रूप से कह सकते हैं ना, सब कुछ झूठ था, चाहे सरकार कह रही है, चाहे एजेंसियां कह रही हो, चाहे दोनों पार्टियां कह रही हो, सारा झूठ था। दोनों पार्टियों ने मिलकर एक नैरेटिव सेट किया, इसके खिलाफ झूठी कैंपेन चलाई गई, और एक बहुत ही शक्तिशाली पार्टी को जो दो चुनाव जबरदस्त रूप से जीत चुकी थी, उसको चुनाव में हरा दिया। और इतना करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी को वो उस तरह नहीं हरा पाई इस तरह भाजपा खुद हारती थी। भाजपा की 3 और 7 सीटें आती थी, आम आदमी पार्टी की तो 24-25 सीटें हैं। आज तो ठीक ठाक सी स्थिति, कमजोर नहीं, मजबूत विपक्ष है वो। भाजपा तो विपक्षी नहीं थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियों की जुगलबंदी है, जिसने अपने एक उभरते हुए प्रतिद्वंदी को नष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी, और आज दोनों जश्न मना रही हैं। ये सब बातें कहते समय मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो गलतियां और खामियां हैं उसके नेतृत्व की, उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। नहीं, उसमें तो जो उनकी आलोचनाएं हो रही है, मैं उनसे सहमत हूं जी। जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसको मेरे भी सवाल हैं वो। हाँ, लेकिन ये पार्टी सिस्टम के लिहाज से अगर देखा जाए, तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं रही, जिसका पूरा अंदेशा है कि अभी धीरे धीरे अवसान की तरफ चली जाएगी, अगर ये पंजाब में भी चुनाव हार गई तो बहुत मुश्किल होगा इसके लिए रिकवरी करना, क्योंकि ये सेफोक्रेटिक पार्टी है। मतलब लगातार चुनाव लड़ने और जीतने के अलावा उसके पास कोई वो नहीं है, सेफोक्रेटिक पार्टी है। अगर चुनाव ही नहीं जीत पाएगी, उसका नेता वोट ही नहीं खींच पाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। या तो वो पंजाब में चुनाव जीत ले, अगली वाला सबके मुंह बंद हो जाएंगे फिर तो। और देखिए पंजाब में चुनाव जीत लिया तो वो दिल्ली में जीत लेगी, दिल्ली भी जीत लेगी, रोक नहीं सकता उसको कोई, कुछ का कुछ हो जाएगा मामला। लेकिन पंजाब में उनकी सरकार की जो हालत है, उससे तो नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे वहां पे। दूसरे, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, उसके बाद वो अपना पूरा लाव लश्कर लेके पंजाब में बैठ गए आगे। तो हम लोग कहते भी थे, विश्लेषण करते हुए, और खबरें भी इसी तरह की मिलती थी कि भाई दिल्ली में तो चुनाव 5 साल में है, पंजाब में चुनाव अब साल भर बाद है,
तो पंजाब पर ध्यान देना जरूरी है ताकि वहां चुनाव ना हारें। और सरकार की हालत खराब है तो वो गए हैं वहां पे, मनीष और अरविंद दोनों, और पार्टी का और संगठन और सरकार का कील कांटा दुरुस्त करने के लिए, भगवंत मान की मदद करने के लिए, ताकि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। संभावना एक वहां थी कि कांग्रेस का नेतृत्व बिखरा हुआ था और अकाली दल अपनी गिरावट से उभरा नहीं था, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत हालत दुरुस्त करने से वो चुनाव फिर से जीत जाए वहां पे, ऐसी उन लोगों की उम्मीद थी। उनके आलोचकों को कोई उम्मीद नहीं थी, उनको उम्मीद थी। लेकिन वो वहां बैठे रहे, उनकी नाक के नीचे उनके राज्यसभा सदस्य छोड़ के चले गए, वही जिनको उन्होंने खुद बनाया था, जो उनके खासुल खास थे, संदीप पाठक। आप सोचिए, जो पंजाब का संगठन के इंचार्ज बनाए, दिल्ली के इंचार्ज बनाए, बहुत ज्यादा कुछ आगे बढ़ चढ़ के नहीं बोलते थे संजय सिंह या मनीष सिसोदिया की तरह, लेकिन वो संगठन के आदमी थे और बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया था, ऐसा समझा जाता है। तो वो तो नहीं इस साजिश को नाकाम कर पाए। इसका मतलब है कि उनकी वहां संगठन पे कोई ग्रिप है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये वहां पे बैठे तो हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब उनके जो आलोचक हैं वो तो बहुत बहुत कुछ कहते हैं, ये सब कर रहे हैं, वो तो मैं नहीं दोहराऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं उसकी, तो मैं बिना उसके आधार के कह नहीं सकता। तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह के आरोप राघव चड्ढा पर भी लगाए जाते हैं कि भाई उनका भी दामन साफ नहीं है, उससे बचने के लिए उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली भाजपा में जाके, कुछ व्यापारी हैं, ये सब बातें बोली जा रही हैं जी। अब मैं इनका खंडन या समर्थन करने वाला कौन होता हूं? क्योंकि मैं तो मेरी जो इतनी भी समझ है, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का महत्व इसी बात में था कि वो पार्टी सिस्टम में उसने एक तीसरी प्रकृति की, और उसको राष्ट्रीय पार्टियों ने बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये पार्टी समाप्त हो जाए, और कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं की गलतियों से और कुछ इन दोनों पार्टियों के प्रपंचों से आम आदमी पार्टी मौजूदा मुकाम तक पहुंच चुकी है, जहां से उबरना उसके लिए मुश्किल लग रहा है। अब सर, ये बात आपने बहुत अच्छे से, इस तरह से कोई व्याख्या किसी ने नहीं की मेरे ख्याल से जी। अब बात करते हैं, आपने जो कहा कि जो राज्यसभा के सांसद चले गए पंजाब से, जबकि वो पंजाब में डेरा डालकर बैठे हुए हैं, केजरीवाल साहब भी और मनीष सिसोदिया। तो एक लिहाज से ये कह सकते हैं, एक पक्ष ये हो सकता है कि उनकी पकड़ नहीं थी, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने कुछ ज्यादा पकड़ बना ली थी, किसी और के लिए जगह नहीं थी। इन दोनों बातों को आप कैसे देखते? नहीं हो सकता है। देखिए, देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है इसके अंदर सेंट्रलाइजेशन ना हो। क्या भाजपा में तो अभूतपूर्व सेंट्रलाइजेशन है, कांग्रेस के अंदर अभूतपूर्व केंद्रीकरण है, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो 1 पर्सन 1 फैमिली वाली पार्टियां हैं एकदम, किसी दूसरे के चैलेंज की कोई गुंजाइश ही नहीं हो, खेल ही खत्म, उसको तुरंत उसको राजनीतिक वध हो जाएगा उसका। आप बीजेपी में कोई नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकता है, उसका पॉलिटिकल मर्डर कर दिया जाएगा। इससे रास्ता अपनाने के लिए बनी थी ना। हाँ, अच्छा, मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी में भी ये दुर्गुण देखे गए और पर्याप्त रूप से देखे गए। तो ये दुर्गुण तो सब पार्टियों में मौजूद हैं, ये आम आदमी पार्टी का विशिष्ट दुर्गुण नहीं है। नहीं, लोग ये कहते हैं सर कि आप ये जो हाँ, नहीं, लोग इसलिए कहते हैं कि आपने इस रास्ते से ही अलग बनाने के लिए पार्टी बनाई थी। सेंट्रलाइजेशन छोड़ के गए विजय भाई, वो इसलिए नहीं छोड़ के गए हैं कि ये अपने आदर्शों से भटक गए हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ के गए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आदर्शवादी होने का कोई नमूना पेश किया हो। वो वाली खेप जो छोड़ के गई थी, ये कहते हुए, वो वाली खेप थी योगेंद्र यादव, आशुतोष की, वो वाली खेप थी प्रशांत भूषण की, वो वाली खेप थी वो पंजाब के जो गांधी जी हैं, वो क्या नाम पूरा भूल रहा हूँ, हाँ, वो उनकी वो लोगों की खेप थी, वो तो पहले ही छोड़ के चली गई। अब स्वाति मालीवाल कोई आदर्शवादी हैं? ये लोग कोई आदर्शवादी थोड़ी ना है। तो ये लोग इसलिए नहीं गए छोड़ के, मतलब ये इस किस्म का आरोप लगा सकते हैं अपने बचाव में, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका आरोप ये खोखला होगा। ये खुद भी उस तरह के आदर्शों पर चलने वाले नहीं है। मेरा तो मानना यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल उन आदर्शों पर मजबूती से चलते रहते तो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव वगैरह ये तो पार्टी में बने रहते,
लेकिन ये लोग तब पार्टी में नहीं टिक पाते, ये पहले ही छोड़ के चले जाते। हाँ, ये सब जो है वो पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। और एक और बात मैं कह रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ में, पार्टी का तब इतना विकास भी नहीं होता। देखिए, जब ये पार्टी बना रहे थे आंदोलन से, तो एनडीटीवी बहस कर रहा था, तो मेरे सामने भी सवाल आया, तो मैंने कहा भाई मेरी तो सिफारिश ये है कि ये लोग पार्टी ना बनाएं और चुनावी राजनीति में ना जाएं, क्योंकि वो तो ऐसी चीज है जिसमें मैंने कहा इनका विफल होना बिल्कुल पहले से तय है। मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने शुरू में बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की, तो मैंने अपनी बात वापस ले ली, अपनी गलती मान ली। हाँ भाई एक पार्टी, मेरे कहने से क्या होता है, जब वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करते चले जा रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं? मैंने कि नहीं, मैं गलत था, वो सही साबित हुए भाई, उन्होंने करके दिखाया। मैं तो केवल एनालिसिस कर रहा था, उन्होंने करके दिखाया उसको। हाँ, लेकिन वो उनके वहां गिरावट जो शुरू हुई वो दूसरे रास्ते से शुरू हुई। वो कामयाबी के बाद वो उन्होंने गिर के कामयाबी नहीं हासिल की, कामयाब होकर गिरावट प्राप्त की उन्होंने, गिरावट में गए। तो ये बहुत ही दुख का क्षण है मेरे लिए जो हुआ है, और जो आगे होगा सभी मेरे और आप सब जैसे लोगों के लिए एक बहुत ही दुख का क्षण है। सब लोग देखिए, अंजना ओम कश्यप हैं, वो भी पत्रकार है, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, कुछ भी उनके बारे में कोई कुछ भी कहता रहे। मुझे याद है जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव जीती और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई, तो मैं आज तक के पैनल में बैठा हुआ था, अंजना ओम कश्यप एंकरिंग कर रही थी, और वो उस वक्त बिल्कुल जज्बाती हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने इंसान से वो भाईचारा गाना गाना शुरू किया वगैरह, उसमें माइक पर खड़े होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में वो जज्बाती हो गई, और फिर राष्ट्रगान हुआ तो हम सब लोग वहां खड़े हो गए वहां पे, मतलब वहां ऐसा माहौल बन गया जैसे कि हम सब लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हों। लेकिन सबके दिल में हमदर्दी थी। जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 3 सीटों में समेट दिया और वो शानदार जीत हासिल की, तो मैं एनडीटीवी के अकाउंट मतगणना के दिन बैठा हुआ था, तो मेरी पत्नी ने, मैं पिछली तारों मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया कि भाई शपथ समारोह में मैं जाना चाहती हूँ, आप नहीं चलेंगे? नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं सार्वजनिक रूप से आपके मंच पे कह रहा हूं। तो मैंने मनीष सिसोदिया को फोन किया कि मेरी पत्नी शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहती है। मनीष सिसोदिया एक कोई छोटे से फ्लैट में रहते थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा मयूर विहार में कहीं, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे आ जाए, हम लोग जाएंगे सपरिवार, तो मेरी पत्नी के साथ वो भी चली जाएंगी, साथ साथ चले जाएंगे। तो इस तरह वो गई शपथ ग्रहण समारोह में, और वहां से वो लोग प्लेयर्स बिल्डिंग गए दिल्ली सचिवालय में, वहां की कैंटीन में लोगों ने खाना खाया, और फिर वहां से लौट के आए। तो उनको अभी तक वो सब बातें याद हैं। अब ये बातें कितनी पुरानी लगती हैं, देखिए आप, ये बातें कितनी पुरानी लगती है। एक पार्टी हम लोगों के सामने उठी, चमचमाई, हाँ, और फिर उसके खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की साजिश हुई, और उस साजिश का जो मकसद था उसको साजिश तो नाकाम हो गई अपने आप, लेकिन साजिश का जो मकसद था उसको उनकी पार्टी के नेतृत्व ने गलतियां कर करके कामयाब कर दिया। ठीक बात है सर। आपने कहा 2 हिस्से आम आदमी पार्टी के मानते, जो अभी मौजूदा टीम के लोग गए, मान लिया कि वो अपने आदर्शों की वजह से नहीं गए, कि आम आदमी पार्टी ने छोड़ा, लेकिन जो लोग पहले गए, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, सब लोग जानते भी हैं, प्रशांत जी को भी, योगेंद्र जी को भी, आशुतोष जी को भी, मयंक गांधी को भी, और बहुत सारे लोग। तो उस समय वो लोग क्यों गए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उसी दिन गिरावट शुरू हो गई थी? क्या उस दिन अरविंद केजरीवाल ने अपने आदर्श या जो लक्ष्य था या जो भी तय किया था उसको छोड़ दिया? देखिए, ये झगड़ा तो उस वक्त हुआ था जबकि वो अपना जब गठजोड़ सरकार बनाने के बाद दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, सत्ता में आने के कगार पे थे, सत्ता में आ चुके थे। उस पहले शपथ ग्रहण समारोह में योगेंद्र यादव भी शामिल थे वहां पर जी, योगेंद्र यादव भी उस भीड़ में बैठे हुए थे नीचे। तो उस वक्त तक विवाद आपस में चल रहे थे, तनातनी थी, संबंध थोड़े खराब होने शुरू हो गए थे, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ था। जब वो सत्ता में आ गए, उससे पहले झगड़े का मुख्य कारण मेरी समझ में ये था कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का प्रसार कैसे हो, और उस प्रसार के केंद्र में किसका नेतृत्व हो, कौन है, किसका मॉडल चलेगा, कौन उसका मतलब इंजन होगा, जो ट्रेन जाएगी प्रसार की, उसका इंजन अरविंद केजरीवाल इंजन होंगे, क्या योगेंद्र यादव इंजन होंगे, या योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, सबका एक मिला जुला इंजन होगा।
हाँ, मतलब वो कैसे, मैं एक मुहावरे में कह रहा हूँ बात, इस बात पे विवाद था कि मुझे लगता है केजरीवाल का मानना ये था कि मैं नेता हूँ, मैंने ही पार्टी बनाई है और मैं चलाऊंगा और मेरी ही बात चलेगी, मेरा ही मॉडल चलेगा। इस उस वक्त झगड़े का कारण ये था, उस वक्त गिरावट वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। गिरावट वाली बातें तो बाद में शुरू हुई हैं। नहीं तो वो भी तो एक बड़ा कारण है ना। जो आदर्शवादी कितना था जो उसमें छोड़ के गया और जो भाजपा और कांग्रेस में नहीं गया उसके बाद में है? वो जिन बातों के ऊपर गया, मतलब जो है वो ये इस तरह की बातें ज्यादा थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये पार्टी में अपना केंद्रीकरण कर रहे हैं, अपनी निरंकुशता कायम कर रहे हैं और इनमें और इन लोग दूसरी पार्टियों में इस तरह कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ये कह के वो लोग बाहर निकल गए। तो इसको कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही सोच की वजह से, मैं तानाशाही नहीं भी कह रहा, उस वजह से पार्टी पहली बार टूटी थी। देखिए, मैं खुद भी एक राजनीतिक दल का सदस्य रह चुका हूं और उसके मझोले स्तर के नेतृत्व में भी रह चुका हूं। पार्टियां जो होती हैं वो इंटरनल डेमोक्रेसी से नहीं चलती। ये सब किताबी बात है। ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी वाली बात है, ये किताबी बात है। ये एक होता है लोकतंत्र, एक होता है केंद्रवाद। तो पार्टी में लोकतंत्र भी होता है, केंद्रवाद भी होता है, लेकिन केंद्रवाद लोकतंत्र के ऊपर हावी होता है। जो नेता है या नेताओं का एक पोलित ब्यूरो है, एक सेंट्रल कमेटी है, या कोई जैसे बीजेपी में कमेटी है या कांग्रेस में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो भी उसका नाम हो, मतलब वो जो निर्णय लेता है, तो सभी पार्टियों का जो स्ट्रक्चर है वो कारपोरेट स्ट्रक्चर है। ऊपर छोटे से लोग वो निर्णय लेते हैं, वो सब नीचे सब लोगों को मानना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। नहीं, लेकिन ये अपने आप का जो पॉलिट ब्यूरो है या पार्लियामेंट्री बोर्ड है या सीडब्ल्यूसी है, वो एक कलेक्टिव लीडरशिप है ना। अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी फिक्शन है। देख विजय भाई, ये भी फिक्शन है। कम्युनिस्ट पार्टी में जो जनरल सेक्रेटरी होता है, उसके बारे में मैं कहता था कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हुए कि आसमान पे खुदा है और जमीन पे जनरल सेक्रेटरी है। उसी की सब बात मानते थे। जो कलेक्टिव लीडरशिप उसी की तरफ देखती थी। अब वो कलेक्टिव लीडरशिप बैठी हुई है 5-10 लोगों की, जनरल सेक्रेटरी साहब आ गए, फिर वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल गाया गया और सब लोग बैठ गए। अब सब उसकी मुंह की तरफ देख रहे हैं। उसके मुंह से जो निकलेगा वही पॉलिसी है, उसके मुंह से निकलेगा वही निर्णय है। जो पार्टी कांग्रेसेस वगैरह होती थी, उसमें वो जो लीडरशिप होती थी जनरल सेक्रेटरी के नेतृत्व में, पूरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट तैयार करके लाती थी। उसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट को हूबहू वैसा का वैसा ही पूरी कांग्रेस पास करती थी। थोड़े बहुत इधर उधर 10, 19, 20 थोड़ा बहुत हो जाता था, इसकी लाइन बदल दो, इसकी वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इसका ऊपर नीचे कर दो, लेकिन मूलतः वही होती थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट डिफीट होने का मतलब था पार्टी का नेतृत्व का इस्तीफा हो जाना। हाँ, कमजोर होना। नहीं, इस्तीफा दे देना पड़ता था उसको वहीं पे। वहां तुरंत ही वहीं से इस्तीफा देकर उतर आता था नीचे मंच से, खत्म खेल उसका, नया पहुंच जाता था। वो कमजोर होने का वहां खेल ही नहीं था कोई। या तो वो बैठा रहेगा या खत्म हो जाएगा। वो तो तख्त या तख्ता वाली हालत होती थी वहां पे। तो वो ये वहां इस तरीके से होता था और सब कैडर बेस्ड पार्टी थी जी, और बड़े सेक्रीफाइस और जिंदगी दांव पे लगा देने वाले कैडर होते थे जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं, और सभी पार्टियों में आप देखो, भाजपा की देखिए इस वक्त क्या स्थिति है। किसी जमाने में भाजपा में कोई कलेक्टिव वॉइस रही थी, अब आज तो कोई कलेक्टिव वॉइस नाम की चीज है नहीं। कांग्रेस में तो इंदिरा गांधी के जमाने से ही गायब है कलेक्टिव वॉइस, अभी से क्या लगातार उत्तर खत्म होती जा रही है। क्षेत्रीय पार्टियां तो केवल एक व्यक्ति का, एक नेता के ऊपर ही है, वन मैन पार्टी होती है वो तो। वन मैन पार्टी होती है, सब जगह यही है। अब तो अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा ही बना लिया अपनी पार्टी को। अच्छा, जब ऐसा नेता बना लेता है तो जब तक उसे कामयाबी मिलती रहती है तब तक कोई कुछ कहता नहीं उससे, तब तक कोई नहीं बोलता। तो उसके नाम पे वोट भी मिल रहा है, उसके नाम पे सत्ता भी मिल रही है और सत्ता मिलने की संभावना भी है। अगर सत्ता नहीं मिल रही है, सत्ता मिलने की बड़ी संभावना है उसके नाम पे। तो वो जब जैसी दिल्ली में चुनाव वो हारे, और पंजाब के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि आप चुनाव हारेंगे जीतेंगे, हारने का अंदेशा ज्यादा है।
तो ऐसी हालत में उनके खिलाफ स्वाभाविक रूप से तरह तरह की म्यूटनीज, तरह तरह के विद्रोह होंगे। ये भी उसका एक ये मैं मानता हूँ कि लीडरशिप जब तक जिताता रहता तब तक कोई नहीं बोलता। जैसे हमने कांग्रेस का आप देखिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट नहीं मिले, नरेंद्र मोदी को कौन पूछेगा? जो आज लोग उनकी चाटुकारिता में दिन को रात और रात को दिन कहते हैं, वही पार्टी ऑफिस में खड़े होकर उनको दे मारेंगे जमीन पे। एक आपने सर शब्द काम में लिया कि जो वो साजिशों के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साजिश के शिकार हुए अरविंद केजरीवाल, इस बात को मानते हैं हम, शराब घोटाले को लेकर या जो भी आरोप है, लेकिन क्या उससे वो निकल सकते थे अगर वो शराब घोटाले में जेल जाकर काम करते? जैसे अन्ना कहते थे कि जेल जाना आभूषण होता है राजनेताओं का। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाने से डर रहे थे, या उससे एक माहौल, उनकी जो इमेज थी ईमानदार की, वो दरक गई, ऐसा मैं कह सकता हूँ? देखो, जेल तो वो गए, गए वो तो अलग बात से गए, अलग तो वो बिल्कुल लास्ट। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये टेक्निकल बातें हैं। नहीं, इमेज के लिए मैं कह रहा हूँ, नैरेटिव में मैं समझ गया। जेल में जाकर मेरा कहना ये है कि जब कोई रणनीति बनाता है व्यक्ति और कार्यनीति बनाता है, तो उसके सामने कई विकल्प होते हैं कि हम ये करें तो ऐसा होगा, ये करें तो ऐसा होगा, ये करें तो, उसी में एक विकल्प उसे खोजना पड़ता है। अब कभी कभी वो विकल्प खोजता है, बिल्कुल सटीक बैठता है, लोग कहते हैं बिल्कुल जोरदार, बिल्कुल फिट रहा मामला। कभी कभी वो नहीं होता, नहीं फिट बैठता है वो मामला, वो गड़बड़ा जाता है। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके तो निंदक भी उनके प्रशंसक ही होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के। तो उन्होंने 2004 के चुनाव में वो चमकता हुआ भारत वाला मुहावरा, उन्होंने शाइनिंग इंडिया वाला निकाला, उन्होंने मुहावरा। और उनके उसको लागू करने वाले भी उनके लोग बहुत कुशल थे, प्रमोद महाजन वगैरह काफी कुशल लोग माने जाते थे। अडवाणी जी भी साथी में थे उनके, सब थे, पूरी पार्टी उनके साथ थी। लेकिन वो इतना ऐसा करने के बावजूद भी सब लोग कह रहे जीत गए, लेकिन वो हार गए चुनाव। अब आप कह सकते हैं आज के वो अगर शाइनिंग इंडिया वाला ना निकालते तो हो सकता है कि वो जो जरा से पीछे रह गए बीजेपी कांग्रेस से, वो ना रहते पीछे, हो सकता है ऐसा होता। लेकिन उनके जो विकल्प थे, उन विकल्पों में उन्होंने एक चुनना था उनको, वो उन्होंने ये विकल्प समझना चाहता हूँ कि ये जो विकल्प उन्होंने चुना, मैं उस पर नहीं चाह रहा हारना जीतना, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो विकल्प उन्होंने चुना कि एक तो जेल जाने से बचते रहे, और जब जेल चले गए और वहीं से मुख्यमंत्री बनकर चलाते रहे काम, ये उनकी जो एक ईमानदार और मजबूत नेता की छवि थी, उसको तोड़ने में उससे कामयाबी मिली। नुकसान तो हुआ ही उससे। देखिए, वो जेल गए, जेल में बोले इस्तीफा नहीं देंगे, फिर बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इस सब करने से वो जो उनकी राजनीति को जो ठेस लगी हुई थी, वो उसमें रिकवरी नहीं हुई उनकी, क्योंकि बहुत लंबे समय से उनके खिलाफ नैरेटिव चल रहा था, प्रचार चल रहा था, वो बहुत मुश्किल था उसकी रिकवरी होना। तो वो उसमें इतना नुकसान हो गया कि वो फिर बहुमत से पीछे रह गए, नहीं जीत पाए चुनाव। तो सर अब क्या लग रहा है? वैसे तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स की तरह से देखता हूँ कि उनको एकदम खत्म करना मैं नहीं मानता, लेकिन आज की तारीख में फौरी तौर पर देखें तो आम आदमी पार्टी का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? 10 महीने बाद पंजाब में चुनाव होगा जी, 10 महीने बाद पंजाब में चुनाव होगा, वहीं आम आदमी पार्टी की आखिरी बाजी वहीं खेली जाएगी, वो उसका अंतिम युद्ध होगा। अगर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चमकदार प्रदर्शन किया, मतलब एक तो चमकदार प्रदर्शन ये है कि उस चुनाव जीत गई दोबारा, उसका तो कहना ही क्या। लेकिन मान लो चुनाव नहीं भी जीती, लेकिन जीतते जीतते रह गई चुनाव, बहुत बढ़िया प्रदर्शन उसने किया चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी के दोबारा फिर से इस फीनिक्स पक्षी का आपने जिक्र किया, मतलब उस तरीके से जो अपनी राख में से दोबारा खड़ा हो जाता है, निकल आता है, पुनर्जन्म होता है उसका, वैसा होगा। लेकिन अगर वो पंजाब में बुरी तरह से चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव जीत गई, कांग्रेस ही जीत सकती है चुनाव, बाकी और किसी का तो है नहीं वहां पे खेल। अकाली दल इस स्थिति में नहीं है, बीजेपी कभी भी इस स्थिति में नहीं रही, तो फिर बहुत मुश्किल होगा इन लोगों का दोबारा उभरना, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुख्य तौर पर सेफोक्रेटिक पार्टी है। वो हाँ, चुनाव लड़ते रहना, यही आप कह रहे हैं। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है? क्योंकि मैं ऐसा याद कर रहा था कि जैसे जनता पार्टी रही 77 में, दूसरा जनता दल रहा, 77 वाली जनता पार्टी के पास तो बहुत सारे विचार वाले लोग भी थे,
77 के बाद 89 में जनता दल बना, तो वो एक बिना विचारधारा वाली पार्टियां जो केवल चुनाव जीतने के लिए बनी या आंदोलन करके बनी, वो जल्दी खत्म होती हैं बजाय विचारधारा वाली पार्टियों की। उनका टूटना थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है, वो ग्लास टाइप होती है, ऐसा आप सोचते हैं? क्योंकि आप बहुत सामाजिक अध्ययन भी उसको देखते हैं, राजनीतिक अध्ययन भी देखते हैं। फिर से कहिए अपनी बात करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टियां विचारधारा वाली होती है, वो विचारधारा हमें पसंद हो ना पसंद हो, चाहे वो कांग्रेस का सेक्युलरिज्म हो, बीजेपी का नेशनलिज्म हो, समाजवादी पार्टी का सोशलिज्म हो, तमिलनाडु में डीएमके का तमिल अस्मिता, एक विचार के साथ वो खड़ी है, ऐसा उनके वोटर्स को लगता है। ये जो पार्टियां होती हैं, चाहे वो जनता पार्टी 77 में हो, जनता दल 1989 में हो, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, ये बिना विचारों वाली पार्टियां, तो जब तक चुनाव जीतते हैं तब तक वो खड़े रहते हैं, चुनाव खत्म होते, चुनाव हारते ही वो बिखर जाते हैं। देखिए, मेरा इसमें मैं थोड़ा सा इस बात को अलग तरीके से देखता हूँ। मेरा मानना यह है कि विचारों के दम पे तो केवल कार्यकर्ता टिकते हैं, आम वोटर नहीं टिकता है विचारों के दम पे। जो वर्कर होता है ना, वर्कर को बनाए रखने का काम जो है वो विचारधारा वो भूमिका निभाती है। आम पब्लिक वोट विचारधारा इसलिए नहीं वोट देती कि फलाने की विचारधारा ये है, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा समाजवाद है, उनकी हिंदुत्ववादी है, उनकी सेकुलरिज्म है, इसलिए नहीं आम पब्लिक वोट देती। आम पब्लिक की वोट देने के विभिन्न कारण होते हैं, और समय समय पर वो कारण बदलते भी रहते हैं, वो आपस में मिल के कुछ और ही बन जाते हैं। वो तो बहुत ही एक अलग तरह की चीज है। पार्टी बिखरने से रोकने का दो बातों से रोकती है। एक तो नेता की शक्ति जो है वो पार्टी को रोकती है, जैसे कि गांधी परिवार है, वो कांग्रेस को बिखरने से, नष्ट होने से रोकता है, और ये इस बात का सबूत मिल चुका है हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटें रह गई थी उसकी, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिस विचारधारा के बंधन में पार्टी को बांधा था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी कितनी भी मर गिर जाए, लेकिन उसके कार्यकर्ता, उसके होल टाइमर्स कुछ ना कुछ बने ही रहेंगे। हाँ, वो नहीं रहेंगे। अब ना आपके पास इस तरह की कोई विचारधारा है, ना आपके पास कोई जात बिरादरी का वो है, आधार है, मुझे परिवार का आधार भी नहीं है उसमें। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ ना कुछ चुनाव में जीतना जरूरी है जी। चुनाव में अच्छा प्रदर्शन आपकी बुनियादी शर्त है आपके बचे रहने की, वो करना पड़ेगा आपको अच्छा प्रदर्शन। अगर आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा चुनाव में, तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। जी। आखिरी सवाल मैं समझना चाहता हूं, जो आपने कहा कि भाई लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व, क्या आज आम आदमी पार्टी एक नए नेतृत्व के बारे में सोच सकती है, या आपको लगता है केजरीवाल साहब के भरोसे ही पार्टी चलेगी, वो नहीं होंगे तो पार्टी नहीं रहेगी? नया नेतृत्व की कोई संभावना ही नहीं है। नया नेतृत्व यही था जो छोड़ के चला गया। नेतृत्व की जो दूसरी पंक्ति थी, जैसे मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया तो ऑलरेडी पहले नेतृत्व की पहली पंक्ति में है। वो तो जब जिस दिन अरविंद केजरीवाल नेतृत्व से बाहर होंगे, तो ज्यादा संभावना ये है कि वो भी नेतृत्व से बाहर चले जाएंगे। वो केजरीवाल के साथ ही हैं लगातार। अब जो दूसरी पंक्ति है उसमें आतिशी हैं, उसमें राघव चड्ढा थे, उसमें संदीप पाठक थे, यही लोग तो थे। और अगर आशुतोष होते तो वो भी होते उसमें निश्चित रूप से। या वो एक और थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, जो एक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, आशीष खेतान। हाँ, वो महत्वपूर्ण स्थिति में थे उनके हैं। तो इस तरीके से ये था दूसरी पंक्ति वाला नेतृत्व। अब ये लोग चले जाने के बाद मेरे ख्याल से आतिशी बची हैं जी, जो एक जाना पहचाना चेहरा है, जिनको बहुत अच्छा बची है। ये भी जी, क्या किसी मित्र ने, मैंने आतिशी जी का ही नाम लिया था अभी कहीं पर। हाँ। तो उनका ये भी सवाल अपने साथ में रखिए कि कब तक बची है। नहीं, अब ये तो देखिए, हो कुछ भी सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसी एक पार्टी में जहां छोटी छोटी दुर्घटनाएं लगातार हो रही हों, बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, वहां भी कुछ भी हो सकता है। वो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं किसी भी अंदेशे से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो तथ्य हैं वो ये हैं कि आतिशी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है उसके केंद्र में उसकी सबसे बड़ी नेता है जी। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी नेता है, और दिल्ली आज भी आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है।
और पंजाब के चुनाव के बाद में सबका फोकस दिल्ली के चुनाव पे हो जाएगा। तब उसमें आतिशी की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। फिर केजरीवाल वहां से आगे दिल्ली में जम जाएंगे, तो फिर वही तब होगा। देखिए। हाँ, फिर तब देखिए इसमें क्या गुल खिलता है। सर कुछ लोगों ने कहा, जो मतलब एक आभास के तौर पर तो रहता है कि जब आम आदमी पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, तो वो अन्ना आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था, और उसको पूरा सहयोग डायरेक्ट कह ले इनडायरेक्ट कह ले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और भारतीय जनता पार्टी का था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ने आम आदमी पार्टी या अन्ना आंदोलन के लोगों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई थी। तो ये वापस वहां चले गए तो कुछ ऐसा नया तो है नहीं। मेरा मानना यह है कि उसमें ये बात जैसे कही जाती है उतनी सरल नहीं है, उस तरह से नहीं है। ये बात सही भी है और उस तरह से सही भी नहीं है जिस तरह उसको दिखाया जाता है सही होने के लिए। उसमें कई तरह की ताकतें सक्रिय थी। वो ताकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई भी थी, एक दूसरे से अलग भी थी। उनमें एक दूसरे की मदद लेने की स्थिति भी थी उसके अंदर, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी, सब लोग कांग्रेस को सत्ता हटाना चाहते थे। और साथ में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी थी। जब आम आदमी पार्टी ने तय किया कि वो जब अरविंद केजरीवाल वगैरह ने या इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने तय किया कि वो पार्टी बनाएगा और चुनाव लड़ेगा, उसके बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनसे ताल्लुक नहीं रह गया। नहीं, अगर उनका कोई ताल्लुक इतना बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा कि वो बिना आरएसएस जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट के कोई इतना बड़ा आंदोलन अचानक खड़ा कर देना संभव नहीं है। मैं आंदोलन की बात कर रहा हूं। मेरा कहना है आंदोलन में संघ की भूमिका थी, आंदोलन में विवेकानंद फाउंडेशन की भूमिका थी, जो वहां मीटिंग है वहां पे सब आयोजित, वो सारी कहानी मुझे पता है। कौन किस वक्त में क्या क्या मीटिंग में कहा गया मुझे वो सब बातें भी पता है। कौन कौन व्यक्ति वहां सक्रिय था, कैसे हो रहा था, वो सब बातें पता है। मैं उनका इतिहास एक जगह लिख भी चुका हूं और आगे भी लिख सकता हूं। आपको भी पता है सारी बातें, ऐसी कोई बात नहीं। मैं केवल मुझे ही पता हूं ऐसी बात नहीं है, आपको सारा पता है। लेकिन जिस क्षण इन्होंने तय किया कि हम अब आंदोलनकारी नहीं रहेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, उस क्षण वो प्रक्रिया और वो संबंध जो अगर कुछ थे तो वो समाप्त हो गए। फिर ये खुल के प्रतिद्वंद्विता की स्थिति में आ गए। राजनीतिक लड़ाई हो गई, तो राजनीतिक लड़ाई हो गई, आलोचना भी करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर रहे। फिर वो बात कहाँ रह गई उसके अंदर। फिर उन्होंने दूसरा रुख अख्तियार कर लिया। अच्छा, जो आलोचक है वो कहते हैं नहीं उस वक्त भी वो संघ के एजेंट थे। नहीं उस वक्त मतलब आलोचक कहते हैं नहीं वो चुनाव लड़ते वक्त भी संघ के एजेंट थे, वो कोई और दांव था, संघ खेलना चाहता था इनके जरिए, इस तरह की बात कही जाती है। उस पर मेरा विश्वास नहीं है। चलिए सर, हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि कोई राजनीतिक दल बना रहे, अच्छी बात होती है। उसकी कमियां खामियां वो सब चलती रहती हैं, एक राजनीतिक दल बना रहे। इस पर फिर चर्चा करेंगे। इस पर भी बात करने का मन था कि कैसे क्या हुआ, क्यों टूटी, किसने तोड़ा, लेकिन ये चर्चा बहुत होती रहती है। इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी को आपने जो हमें समझाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद सर, प्रणाम।